चैप्टर 17 आकर्ष की चुनौती। श्रीकांत ने बिना किसी देरी के आकर्ष पर हमला कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि श्रीकांत मिश्रा परिवार के साथ सभा कक्ष में आकर उनकी के परिवार के एक सदस्य पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वह इस समय अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। उसके इरादे साफ थे, वह किसी भी कीमत पर आकर्ष को खत्म करना चाहता था। श्रीकांत शारीरिक मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था, इसलिए पलक झपकते ही आकर्ष के सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ आकर्ष की ओर बढ़ाया ताकि एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ सके। आकर्ष पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था, इसलिए वह तुरंत 4 कदम पीछे हट गया। वो जानता था कि अगर वे एक बार श्रीकांत के हाथों पकड़ा गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसका मरना निश्चित है। पर शायद आकर्ष की किस्मत आज खराब थी। श्रीकांत ने जब देखा कि आकर्ष के पहले बाढ़ से बच गया है तो तुरंत 2 कदम आगे बढ़कर एक लात आकर्ष को मार दी। ये बार इतना शक्तिशाली था कि आकर्ष उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। श्रीकांत ने इस बार में अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था कि आकर्ष के मुंह और कान से खून निकलने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और गुस्से से श्रीकांत की ओर देखने लगा। आंतरिक ऊर्जा के कारण वह घायल जरूर हुआ था, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में कत्ल का भाव था। वह पहले वाला आकर्ष बन चुका था जिसे सब मृत्यु का देवता कहते थे। श्रीकांत ने जब देखा कि आकर्ष उसके इस हमले से जिंदा बच गया है तो वह फिर से उसकी ओर बढ़ा। श्रीकांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सभा कक्ष में आकर हमारे ही सिर पर हमला करने की? श्रीकांत को दूसरी बार आकर्ष पर हमला करते देख वर्धन सिंह ने अपनी जगह से खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, श्रीकांत, ये मत समझना कि तुम आहूजा परिवार से हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुमने हमारे परिवार के सदस्य पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आशुतोष ने तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और आकर्ष को बचाने उसके सामने पहुंच गया। उसके सिर पर इस समय 4 हाथियों की परछाई प्रकट हो चुकी थी। उसने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा अपने हाथों में एकत्रित की और श्रीकांत की ओर बढ़ा। उसके हाथ में इस समय 4 हाथियों की ताकत थी। अगर उसका कोई भी वार श्रीकांत को लगता तो उसका मरना निश्चित था। और इससे पहले कि श्रीकांत को कुछ भी हो, एक व्यक्ति उसे बचा लेता है। उस व्यक्ति के सिर पर 8 हाथियों की परछाई मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वह व्यक्ति आशुतोष से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आशुतोष ने जब उस व्यक्ति की ओर देखा तो पाया कि वह व्यक्ति आहूजा परिवार का कुल अभय आहूजा है। आकाश, क्या तुम ठीक हो? अभय आहूजा को अपने सामने देख आशुतोष की उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह आकाश के पास आया और उससे सहारा देते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद आशुतोष। आकाश ने धीरे से कहा। वह इस समय घायल जरूर था, पर उसने किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं की थी। उसका मानना था कि चोट लगने पर वह लोग चिल्लाते हैं जो कमजोर होते हैं। अभय। अचानक ये आवाज पूरी सभा कक्ष में गूंज उठी। आकाश और प्रणव के बीच में जो कुछ भी हुआ था, इस बारे में हमारे परिवार ने पता किया है। सारी गलती प्रणव की थी। तुम भी इस बात से भली भांति परिचित हो। इसके बावजूद तुम आकाश पर आरोप लगाने हमारे महल में आ गए। और तो श्रीकांत ने उसे मारने की कोशिश भी की। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें क्या लगता है कि उसे मारने की कोशिश भी की? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा परिवार इतना कमजोर है कि तुम यहाँ आकर कुछ भी कर सकते हो? तुम आकर से उस लड़ाई का जवाब चाहते हो जो तो अब तुम्हारे पास आज जो कुछ भी हुआ उसका कोई जवाब है? वर्धन सिंह ने गुस्सा होते हुए कहा, आकाश मिश्रा परिवार के लिए बहुत जरूरी था। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो मिश्रा परिवार गुप्ता और आहूजा परिवार से ताकतवर बनने का अपना मौका खो देगा। अब आहूजा एक चालाक व्यक्ति था। वह नहीं चाहता था कि एक छोटी सी बात को लेकर दोनों परिवार आपस में लड़े। इसलिए उसने वर्धन सिंह को समझाते हुए कहा, वर्धन सिंह, मैं जानता हूँ कि श्रीकांत ने गलती की है, पर इसका जिम्मेदार तो आकर्ष ही है। अगर उसने श्रीकांत के बेटे को घायल नहीं किया होता तो श्रीकांत भी उस पर हमला नहीं करता। वैसे भी आकर्ष तुम्हारे मिश्रा परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए इतना गुस्सा होना चाहिए। साथ ही में हम तीनों परिवार बहुत समय से शांति से रह रहे हैं। अब एक छोटी सी बात के लिए अगर दो परिवार झगड़ा करेंगे तो नुकसान दोनों परिवार का होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अबे, वर्धन सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। वह जानते थे कि अगर आज उन्होंने आकर्ष का पक्ष नहीं लिया तो आकर नाराज हो जाएगा, लेकिन वह इस मामले की गंभीरता को भी जानते थे। इसलिए पहले कि वह कुछ कहे, आकर उनके सामने आया और बोला, कुल प्रमुख, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस मामले से कैसे निपटना है। इससे पहले कि वर्धन सिंह कुछ जवाब देते, आकर ने श्रीकांत की ओर देखा और कहा, श्रीकांत या चंद्रकांत, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज से ठीक 3 महीने बाद मैं तुम्हारे आहूजा परिवार के महल में तुमसे मुकाबले करने आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। क्या तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ये तो वक्त ही बताएगा कि 3 महीने बाद तुम मेरी जान लेते हो या मैं तुम्हारी। श्रीकांत ने तुरंत जवाब दिया। पहले इस बात से गुस्सा था कि वह अपने बेटे का बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन अब उसका सारा गुस्सा गायब हो गया था। देखते ही देखते, क्या तुम्हारे पास तुम्हें मुझे खत्म करने की क्षमता है या नहीं? आकाश ने सभा कक्ष से बाहर जाते हुए कहा। उसकी हिम्मत देख सभी हैरान थे, पर उन्हें यह पता था कि जिस आकाश ने चुनौती दी है वह हत्यारा आकाश है।
जिसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, फिर भी भला एक छोटे से आहूजा परिवार के सामने अपना सिर कैसे झुका लेता। बलवंत सिंह, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे मित्रा परिवार में ऐसे भी योद्धा हैं जो मरने से नहीं डरते। आकाश जैसे योद्धा बहुत ही कम होते हैं, और यह तो तुम भी जानते हो कि ऐसे लोगों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। पर हमें इससे क्या, श्रीकांत ने आकर की दी चुनौती स्वीकार कर लिया, इसलिए हमारा इस मामले पर ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। आहूजा परिवार को आकर के आने का इंतजार रहेगा। अबे आहूजा ने हंसते हुए कहा, और श्रीकांत के साथ आहूजा परिवार के महल की ओर चल पड़ा। कल प्रमुख, आपको आकर्ष को रोकना चाहिए था। ये तो आप भी जानते हैं कि आकर्ष चाहे कुछ भी कर ले, 3 महीने के बाद श्रीकांत को नहीं हरा सकता। आशुतोष ने कहा, उसे आकर्ष के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे डर सिर्फ इस बात का था कि अगर आकर्ष को कुछ हो गया तो वह दिग्विजय कैसे बनाएंगे। बिना दिग्विजय के मिश्रा परिवार ताकतवर नहीं बन पाएगा। दिग्विजय मिलने के बाद उसके बेटे का ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। अगर दिग्विजय नहीं होगा तो उसका बेटा पहले के जैसे ही तारक मंडल में फंसा रहेगा। आशुतोष की बात सुनकर वर्धन सिंह भी चिंतित थे। उन्होंने आकर्ष की आंखों में एक कत्ल का भाव देखा था। ऐसा भाव उन्हीं लोगों की आंखों में होता था जिन्होंने कई हजार लोगों को खत्म किया हो। मगर हैरानी की वाली बात तो ये थी कि आकर्ष ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा था, फिर उसकी आंखों में इतना खतरनाक कत्ल का भाव कैसे आया। आज पहली बार आकर्ष की आंखों को देख वर्धन सिंह तक को डर लग रहा था। असल में योद्धा आम व्यक्ति से बहुत अलग थे। वे किसी की आंखों में को देख ये पता लगा सकते थे कि सामने वाला व्यक्ति उनके बारे में कैसे भाव रखता है। आशुतोष में इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, यह फैसला आकर्ष का है। इसलिए उस पर भरोसा रखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करो कि आकर्ष हमेशा की तरह हमें फिर से गलत साबित कर दे। अभी के लिए तुम एक काम करो, जाओ और पता लगाओ कि आकर्ष और प्रणव के बीच में लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी। मुझे दोनों पक्षों के पहलू जानने हैं, इसलिए मामले की अच्छे से जांच करना। वर्धन सिंह ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा को हुक्म। आशुतोष ने जल्दी से वर्धन सिंह को प्रणाम किया और कमरे से बाहर चला गया। उसके दिमाग में भी अभी भी आकर्ष ही घूम रहा था। आकर्ष ने अभिजीत को हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, और श्रीकांत अलग था। अभिजीत केवल सारिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा था, वहीं श्रीकांत 9वें स्तर का। सारिक मंडल 9 स्तरों में बटा था, जिसमें आकर्ष केवल तीसरे स्तर में था। वह श्रीकांत को कैसे हरा सकता था, जो सारिक मंडल के शिखर पर खड़ा था। आकर्ष धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था, पर अभी भी उसके चेहरे पर कमजोरी की कोई भाव नहीं थी। जब वह अपने घर पहुंच गया, तब जाकर उसने अपना वह चेहरा दिखाया जिसने उसने अभी से छुपा रखा था। सिर्फ वही जानता था कि इतने समय तक उसने अपने शरीर में मौजूद दर्द को कैसे सहन किया है। उसे खून की उल्टियां होने लगी। वह इतना थक चुका था कि एक कदम भी आगे नहीं रख सकता था। उसे चक्कर आ रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, और वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। मालिक, आप ठीक तो हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? दिया, जो कि खाना बना रही थी। जैसे ही उसने आकर्ष को जमीन पर गिरा देखा तो वह भागकर उसके पास आई और उसे उठाया। वह किसी तरह उसे लेकर उसके कमरे में गई और बिस्तर पर सुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आकर्ष की हालत देख डर गई थी। उसने रोते हुए कहा, मालिक, आपको क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए। दिया के रोने की आवाज सुनकर आकाश ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बस थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसने जब दिया की आंखों में आंसू देखे तो अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू पोंछने लगा। कुछ समय बाद रेवती भी घर लौट आई, जो कि बाजार गई हुई थी। उसने जैसे ही घर के दरवाजे के पास फोन देखा तो वह डर गई। वह भागते हुए सीधे आकर के कमरे में आई और उसकी हालत देख पूछा, अगर तुम्हारी हालत किसने की? और चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। मैंने इस बारे में कल प्रमुख से भी बात की है। मैं इस मामले को अपने हाथ हल कर लूंगा। आकाश ने हंसते हुए कहा। उसकी हालत पहले से बेहतर थी। जब कल प्रमुख वर्धन सिंह को पता चला कि आकाश बेहोश हो गया है, तो उन्होंने वेदांत से कहकर 9वें स्तर की इमरजेंसी गोली भिजवाई थी, जिसके कारण उसके काफी जख्म भर गए थे। क्या यह सब अभय ओझा ने किया है? रेवती ने धीरे से पूछा। नहीं, उसका नाम श्रीकांत था, जो अभय ओझा के साथ आया था। पर आप चिंता ना करें, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आकाश ने जवाब दिया। उसकी आंखों में फिर से कत्ल का भाव आ गया था। कुछ देर अपनी माँ से बात करने के बाद आकाश गहरी नींद में सो गया। दरअसल 9वें स्तर की सुरक्षा गोली में ईरान ने नींद की दवाई भी मिलाई थी, ताकि आकाश गहरी नींद में सो जाए और उसके जख्म ज्यादा जल्दी बढ़ सके। ये तुम आकाश का ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। देवती ने दिया से कहा, वर्दिंग सिंह मिलने चली गई। वर्दिंग सिंह ने मिलने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ गया। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत किया। उसका मन कर रहा था कि वह श्रीकांत को अभी खत्म कर दे, पर आकर के कारण उसने अपने आप को रोक लिया। वह खुद भी देखना चाहती थी कि आकर 3 महीने बाद श्रीकांत को हरा पाएगा। उसने सोच लिया था कि अगर 3 महीने बाद आकर श्रीकांत को नहीं हरा पाता है तो वह खुद श्रीकांत को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे आहूजा परिवार का सामना ही क्यों न करना पड़े। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। जल्दी ही पूरे सांची कस्बे में आकर श्रीकांत के मुकाबले की बात फैल गई। क्या तुमने सुना? मिश्रा परिवार के शिष्य आकर्ष ने आहूजा परिवार के अध्यक्ष श्रीकांत को चुनौती दी है कि वह 3 महीने बाद
उससे मुकाबला करेगा और सभी के सामने उसे खत्म भी करेगा। हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि आकाश ने 1 महीने पहले ही किसी लड़की के लिए आहूजा परिवार के प्रमुख के बेटे कर्णम आयोजा को भी सभी के सामने मारा था। और सभी ये तो जो मुकाबला होने वाला है ये इसी कारण से हो रहा है। मुझे तो श्रीकांत के लिए बुरा लग रहा है। आकाश ने उसके इकलौते बेटे को विकलांग कर दिया है। अच्छा, अभी मुझे याद आया, जब प्रणब आहूजा को आकाश ने मारा था तो मैं वहीं पर था। और उस समय मुझे नहीं लगा था कि जिस लड़के ने सिर्फ उसकी पिटाई की है वह आकर्ष है। वह तो अभी मुश्किल से 16 साल का है और श्रीकांत को चुनौती दे दी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? शायद आकर्ष को अपना जीवन प्यार नहीं है। श्रीकांत तारिक मंडल के 9वें स्तर में है। वहीं आकर्ष ने कुछ समय पहले ही 30 स्तर में प्रवेश किया। वह कुछ भी कर ले श्रीकांत के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। पूरे सांची कस्बे में लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। सभी का यही सोचना था कि आकर्ष का ये आखिरी मुकाबला होगा। मेसा परिवार के सभा कक्ष में इस समय एक आपातकालीन सभा बुलाई गई थी, जिसमें सभी एल्डर मौजूद थे। यहाँ तक कि अमन भी इस सभा में मौजूद था, जो पिछले कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। सभी एल्डर ने सांची कस्बे में हो रही चर्चाओं को सुना था, इसलिए वो भी सभी डरे हुए थे। अगर 3 महीने बाद आकर्ष को कुछ भी हो गया तो उनके लिए दिव्य जल कौन बनाएगा? कुल प्रमुख, अब हम क्या करें? वरिष्ठ अमर सिंह, अमन और रेवती को छोड़कर बाकी सभी एल्डर मुकाबले के बारे में सुनकर परेशान थे। वो बार बार वर्धन सिंह से इस मुकाबले को रोकने के लिए कह रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं इस मुकाबले को होने से रोक दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आहूजा परिवार ने जानबूझकर इस मुकाबले के बारे में लोगों को बताया है। तुम लोगों ने भी सुना होगा कि सभी लोगों को इस मुकाबले के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर हम ये मुकाबला करने से मना करते हैं तो सांची में इतने समय से हमने जो इज्जत कमाई है वो खत्म हो जाएगी। हमारे पास आकर्ष के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने इस बारे में वरिष्ठ से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो आकर्ष को ये मुकाबला जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे। वर्धन सिंह की बात सुनकर सभी एल्डर उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो जानते थे कि समय उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए उन्होंने अपने नसीब को स्वीकार करना ही ठीक समझा। एक एक करके सभी एल्डर वापस अपने घर की ओर जाने लगे। इस समय सिर्फ एक एल्डर सबसे ज्यादा खुश था और वह था अमन। उसने हंसते हुए अपने आप से कहा, अभिजीत चिंता मत करो, तुम्हारा बदला कोई और लेने वाला है। वो आकर अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल एनजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय कल।